अब तक आपने कई केसेस देख लिए जहां पर साइबर ठगी के वो शिकार हुए। कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने आप को ठगने से बचा लिया, और यही वजह रही कि आज हम आपके बीच में हैं और ये बता रहे हैं कि आप खुद को ठगा हुआ सा महसूस करने पर विवश ना हो जाएं। तो ऐसे में आपको कैसे सचेत रहना है, मैं कुछ और केस स्टडीज़ को आपके सामने लेकर आऊँगा। उससे पहले एक रिपोर्ट में दिखाता हूँ। तकनीक ने आम लोगों की जिंदगी काफी आसान बना दी है। हालांकि इसी तकनीक का दुरुपयोग करके साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। तकनीक के इस युग में ये जरूरी नहीं कि आप बाहर जाएं तभी अपराधियों के जाल में फंसें। आप घर में रहते हुए भी साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस सकते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को गंवा सकते हैं। ऑनलाइन ठगी का सबसे तेजी से फैल रहा तरीका है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में छिपा बैठा अपराधी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। कभी पुलिस का डर, तो कभी गिरफ्तारी का डर, तो कभी बदनामी का डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही रहने को मजबूर कर सकते हैं। आपके लाखों करोड़ों रुपयों पर डाका डाल सकते हैं। अब सवाल है कि डिजिटल अरेस्ट से खुद को कैसे बचाएं? जानकारों के मुताबिक पूरी तरह से जागरूक रहें, किसी की धमकी से न डरें। व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स पर बातचीत करते वक्त सावधानी बरतें। किसी भी तरह के मामले में संलिप्तता बताए जाने पर अगर शक हो तो सीधे उस एजेंसी से संपर्क करें। किसी भी कीमत पर फोन में ठग द्वारा बताया जा रहा कोई ऐप डाउनलोड न करें। कोई अगर ब्लैकमेल करे तो तुरंत पुलिस की मदद लें। परिजनों को बताएं, किसी भी कारण से अपने तक की बात सीमित न रखें। अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से कोई फोन या व्हाट्सएप कॉल आती है तो रिसीव करते वक्त पुलिस की एडवाइजरी को ध्यान में रखें। कोई पुलिस अधिकारी बनकर बात करे तो घबराएं नहीं, बल्कि इन बातों का ध्यान रखें। दरअसल पुलिस अधिकारी कभी भी अपनी पहचान बताने के लिए वीडियो कॉल नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारी कभी भी आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहते। पहचान पत्र, एफआईआर की कॉपी और गिरफ्तारी वारंट ऑनलाइन नहीं साझा किया जाता। पुलिस अधिकारी कभी भी वॉइस या वीडियो कॉल पर बयान दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारी कॉल पर पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराते धमकाते नहीं हैं। पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से नहीं रोकती है। कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। अपराध करने पर असली वाली गिरफ्तारी ही होती है। इतना करने के बाद भी अगर कोई धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो उसे जल्द से जल्द संबंधित एजेंसियों में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। देश में बढ़ रहे साइबर अपराध को देखते हुए सरकार ने cybercrime.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर आप अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पोर्टल पर हर राज्य के लिए अलग नंबर दिए गए हैं। इन पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 1930 हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने पर आप सीधे 112 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं की शिकायत के लिए अलग अलग बैंकों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साइबर क्राइम होने की सूरत में बिना वक्त गवाए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि वक्त बीतने के साथ पैसे की रिकवरी की उम्मीद भी कम होती जाती है। साफ है कि सावधानी और सतर्कता से ही हम डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, डिजिटल अरेस्ट से बचें। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह भी जुड़ रहे हैं। इनकी कहानी क्या है पहले वो मैं आपको बता दूं। ये भी साइबर ठगों का ही शिकार बनते, लेकिन इनकी समझदारी, इनका सूझबूझ वापस काम आता है। और इनकी कहानी बहुत ही अच्छी, इंस्पायरिंग है, क्योंकि देखिए ना सिर्फ केवल ये समझदारी से उस केस से खुद को बचाते हैं, एक मिसाल पेश करते हैं कि ठग को कैसे ठगा जा सकता है। इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री का देने का आरोप इन पर लगता है, तमाम कंडीशंस इनके ऊपर आते हैं और इन्होंने समझदारी से ठग को चकमा दे दिया। मैं शिल्पी के पास अब आपको लेकर चल रहा हूँ। शिल्पी गाजियाबाद की रहने वाली हैं। इनकी केस को भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं साइबर एक्सपर्ट्स के पास भी आपको ले आके समझाऊंगा, क्योंकि देखिए इनके साथ ठगी भी होती है। शिल्पी के साथ
ठगी भी होती है, लेकिन उस ठगे हुए पैसे को शिल्पी अपने एक्टिवनेस की वजह से वापस भी रिकवर कर लेती। हुआ क्या था पहले ये बता दूं, स्काइप पर साइबर ठगों का एक वीडियो कॉल इनके पास पहुंचता है और कुरियर में ड्रग और अवैध लैपटॉप होने की बात इनसे कही जाती है। रूस से कुरियर आने की बात कही जाती है। शिल्पी शायद कन्विंस हो जाती है, 4 घंटे में 6.5 लाख रुपए इनसे ठग लिए जाते हैं। ये पैसे शिल्पी ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन फिर क्या हुआ वो आगे शिल्पी बताएगी। लेकिन 6.5 लाख रुपए शिल्पी ट्रांसफ़र कर दिया आपने? जी नमस्कार। नमस्कार। लेकिन क्यों, कैसे हुआ, क्या? जी वही सेम कहानी की कॉल करते हैं और वो आपको इस तरीके से कन्विंस कर लेते हैं कि आप पता ही नहीं कर पाते हो कि वो जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो लाइक दे आर डूइंग वीडियो कॉल, और वो जो वीडियो कॉल करते हैं तो आपका माइंड जो होता है वो चलना बंद हो जाता है। अच्छा। वो जैसे बोलते हैं आप वैसे वैसे काम करते रहोगे। वो कहेंगे वी आर विद यू, वी आर विद यू, तो आप उनकी बातों में आ जाओगे। और एक प्रोसेस होता है उनका कि वो आपको पहले कंफर्ट करते हैं अपने साथ बात करके, देन वो आपके साथ मनी लॉन्ड्री वाला केस फंसाते हैं। फिर आपसे सारे पैसे लेके ये कह के कि आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आप हमें पैसे दीजिए, अगर आप इनोसेंट होंगी तो आपके सारे पैसे 30 मिनट में आपके पास अच्छा, वापस। वो 4 घंटे का वाकया रहा था, आप घर पे ही होंगी या ऑफिस में थी? जी घर पर थी मैं। तो उस वक्त ये बात आप किसी से बता नहीं पा रही थी क्या? नहीं, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे उस दिन, और घर पर बच्चा था, छोटा बच्चा है, बच्चा भी कुछ कर नहीं सकता था। वो बस पूछ रहा था मम्मा क्या कर रहे हैं। मैंने बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा काम कर रही हूँ। तो वो बेटे को मैंने बाहर भेज दिया रूम। फिर आपने अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए? जी मैंने अपने अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर। किसी मोमेंट सोचा कि ये जो आप कर रही हैं गलत कर रही हैं? जी मैं जब जिस टाइम ट्रांसफ़र कर रही थी मैं उसको ये बात बोल रही हूँ कि सर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। उसको आपने बोला ये बात? जी ये लाइन मैंने उनको बोली। क्या बोला फिर उसने? तो उसने रिवर्ट में ये बोला कि नो नो वी आर विद यू, डोंट वरी अबाउट इट, योर मनी इज सेफ हैंड्स। तो ऐसे करके उन्होंने जब बोला तो लाइक एक होता है ना, माइंड को एक रिलैक्सेशन दे दिया और मैंने वो प्रोसेस फुलफिल कर दिया। आपने हस्बैंड से भी उस समय पूछना जरूरी नहीं समझा? मैंने एक बार हस्बैंड को कॉल करने के लिए बोला भी, तो वो एकदम से डांटते हुए बोला कि आप क्या चाहती हो, आप अपने हस्बैंड के सामने अरेस्ट होना चाहती हो? तो वो एक डर था, तो उस चक्कर में मैंने एक पत्नी को डराया गया है, उसकी इज्जत वहाँ पे सोचिए पति के सामने क्या रह जाएगी कि आपके साथ क्या होने वाला है, इसलिए आप इसको बिल्कुल जो है सीक्रेट रखिए। यही तो। लेकिन एक बात और, हाँ। इसके बाद आपके पैसे आपको वापस भी मिल गए। ये पहला केस रहा, क्योंकि अभी तक हमने 3-4 लोगों से बात की, किसी के पैसे नहीं है। आपके पैसे वापस कैसे आ गए? जी ऐसा हुआ मेरे साथ, जैसे 3:30 पौने 4 बजे के करीब मेरे पैसे ट्रांसफ़र हुए। पैसे जैसे ही उनके अकाउंट में पहुंचे उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ मेरे अंदर से मतलब एक होता है ना कि हो गया फ्रॉड, एक ये वाली लाइन आ गई। तो मैंने साथ के साथ अपने कलीग का मेरा कॉल आया था ऑफिस से, तो मैंने उसको पूछा कि यार ये एक साइबर वो स्काइप का वो है आईडी, तू जानता है कि कोई पुलिस का है? कह रहा यार स्काइप की आईडी पुलिस वाले क्यों यूज करेंगे? तो मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो उसने कहा डरे मत, तू उठ और सीधे पुलिस स्टेशन जा। कहता मैं तू अपने हस्बैंड का नंबर दे, मैं उसको बात कर लेता हूँ, वो भी सीधे वहीं पहुँच जाएगा। तो मैंने उसको अपने हस्बैंड का नंबर दिया और मैं सीधे निकल गई पुलिस स्टेशन के लिए, गाजियाबाद विजयनगर पहुँची। तो उन्होंने बोला मैम यहाँ पर 5 लाख से कम का होता है, आप घंटाघर जाइए। तो मैं घंटाघर गई, मैंने कभी देखा ही नहीं है कुछ भी। तो मैंने रिक्शे वाले से बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, आप मुझे घंटाघर पहुंचा देंगे? तो वो मेरे साथ बना रहा, वो वहीं रुका रहा घंटाघर स्टेशन पर ही। वो प्रतीक में ही मतलब मेरे सोसाइटी के बाहर ही चलाता है, तो उसको थोड़ा जानते थे, वो डेली वाला पिकअप ड्रॉप वाला था। फिर क्या हुआ? थाने वो घंटाघर ले गया, वहाँ पर मैंने रिपोर्ट करी, एप्लीकेशन लिखी। ध्रुव सर थे वहाँ पर, ध्रुव सर ने मेरी कंप्लेन ली। मैं अकाउंट नंबर वगैरह सब लिख कर लेके गई थी कि मैंने इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे, और सारा फोटो सब कुछ जो भी था मेरे फ़ोन में मैंने सब तुरंत उधर ही जाके उनको दे दिया। उनको दिया तो उन्होंने कहा बैठिए मैं देखता हूँ। तो 1-1.5 घंटे बाद उनका मेरे पास कॉल आया कि मैम वो अकाउंट हमने फ्रीज कर दिया है और इस अकाउंट में इतने पैसे फ्रीज हो चुके हैं, 5 लाख कुछ रुपए उन्होंने बताए थे। तो थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि मैम उसमें पैसे और बढ़ गए हैं, लगभग 80,000 रुपये और बढ़ गए थे उसमें। तो किसी और के साथ फ्रॉड किया होगा तो वो भी पैसे आ गए होंगे उस टाइम पीरियड में। तो उन्होंने कहा अब आप देर मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप कल कोर्ट केस करवा लीजिए, अपना वकील हायर कर लीजिए,
तो उससे क्या है, आपको पैसे जल्दी से जल्दी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि फ्रीज हो चुके हैं वो पैसे, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो मैंने देरी नहीं करी, अगले दिन ही गई, वकील हायर किया। मैंने ध्रुव सर से ही बोला मैं कि सर आप मुझे बता दीजिए कोई वकील हो तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ। तो वकील ने अपना केस मतलब जज से वो करवाया, अपना डेट ली थी कोर्ट की डेट ली, 2-3 दिन लग गए थे उस चीज़ में भी। टोटल कितना वक्त लगा आपके पैसे वापस आने में? मेरे साथ 19 फरवरी 2024 को ये काम हुआ और 13 मार्च 2024 को मेरे पास अकाउंट में पैसे आ गए थे शाम को 5 बजे। यानी आप मान के रखिए कि ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर आपके पैसे मिल गए। और इसके लिए इसकी एक वजह ये रही कि आपने अटेंटिवली इस घटनाक्रम जो आपके साथ ठगी हुई उसके विदिन 1 आवर आपने कंप्लेन कर दिया, 2 घंटे के अंदर आपने कंप्लेन कर दिया, यही तो बात रही? जी बिल्कुल। साक्षर, वापस मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या इनकी वो जो एक्टिविटी थी 2 घंटे के अंदर कंप्लेंट करना, इस वजह से इनके केस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल गया इनको? ये बात बिल्कुल सच है। साइबर क्राइम के स्पेस में देखिए, आपको ये नहीं पता क्रिमिनल कहाँ बैठा है, हो सकता है भारत में, हो सकता है भारत के बाहर भी हो, वो कहीं भी बैठा हो सकता है। और जैसे ही पैसे गए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द एक्ट करना। इस केस में हमने देखा, जैसे मैम ने बोला कि वो उन्होंने इमीडिएटली एक्ट किया। बहुत बार हम देखते हैं ऐसे केसेस होते हैं जहाँ या तो लोग 1-2 दिन तो डिसाइड करने में उनको लग जाते हैं क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा, अगर उनको पता भी लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद हार जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पैसे वापस तो आने नहीं है, तो क्या फ़ायदा ये सब करके। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके पैसे एक बार चले जाते हैं, चांसेस कम है, लेकिन वो कम को 100% बनाने में सिर्फ आपका हाथ है। आप कितनी जल्दी एक्ट करते हैं और आप कितना अच्छा फॉलोअप लेते हैं। मैं ऐसे कितने केस देख चुका हूं जहां साइबर क्राइम सेल पे लोग जाते हैं, बैंक में लोग जाते हैं, एक दिन गए और फिर कभी गए नहीं। आप बार बार फॉलोअप लीजिए, आप एक्ट करिए जल्द से जल्द। और हमारा भारत का कानून भी ये कहता है, आप आरबीआई नोटिफिकेशन देख लीजिए, वो कहती है 72 आवर्स के अंदर अंदर आप रिपोर्ट करिए बैंक को। फिर बैंक को ही देखना पड़ेगा कि उसमें आपकी कितनी गलती है। दूसरा, जैसे कि मैम ने कहा, इन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और वहां पे उनके पैसे ब्लॉक करा दिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जनता को समझना पड़ेगा कि बात उम्मीद या नाउम्मीदी की नहीं है, बात है जब भी साइबर ठगी का मामला हो, हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। राइट। गोस्वामी जी, मेरा प्रश्न जो था, देखिए बैंक अगर कोई आम इंसान भी पहुंचता है ना तो पूरी डिटेल लेता है, फिर अकाउंट खोलता है। और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो ऐसे ठगों की भी आ रही होगी ना, एक दिन में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो जा रहा है। कौन सी डिटेल वो देते हैं कि वहाँ से ठगी भी कर रहे हैं, बैंक को भी नहीं समझ में आ रहा, और अगर पुलिस उसकी छानबीन करती है तो शायद वो जो क्रिमिनल है इतनी आसानी से फिर भी नहीं पकड़ा जा रहा है। मैं इसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। बैंक के प्रश्न पे आने से पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम अगर कोई भी हमारे साथ साइबर क्राइम की घटना होती है तो तुरंत एक टोल फ्री नंबर है जिसका नंबर 1930 1930, इस पे आप तत्काल सूचना करें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है, इस पे आप सूचना दे दें। दूसरा, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ सूचना दें, और आप अपने बैंक को जरूर सूचना दें ताकि आपका जो भी अकाउंट में पैसा जो गया है उसको वो फ्रीज कर दें। तो पहला है आप 1930 पे बताएं। दूसरा, आप अपने बैंक को सूचित करें, उसके भी टोल फ्री नंबर होते हैं। और तीसरा, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताएं, अगर वहाँ साइबर क्राइम, जैसे यूपी में सभी जिलों में साइबर क्राइम की यूनिट बनी हुई है, वहाँ बता सकते हैं। तो आपका पैसा रुकने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। और ये बात सही है कि हम फॉलो अप नहीं करते। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ, बैंक में अकाउंट खोलने की बात। ये बात सही है कि लोग जब भी बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो उनको केवाईसी देनी होती है, लेकिन जो ये फ्रॉडस्टर होते हैं ये कहीं ना कहीं बैंक वालों से मिल जाते हैं। और हमारे अपने, जब मैं एटीएस में चीफ था तो हमने कई बार ऐसे मामले पकड़े वहाँ पे कि जो ये डोरमेंट अकाउंट होते हैं, जो कई वजह से उन अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते। बहुत बार आदमी अपना अकाउंट खोल दिया लेकिन वो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो उन बैंक अकाउंट को भी लोग यूज करके और पैसा निकाल लेते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ दर्शकों से कि जब भी आप अपना पैसा, आपका बैंक अकाउंट है तो वहाँ एसएमएस को एक्टिवेट करा के रखिए। आपको एसएमएस आएगा और आपको तुरंत पता चलेगा कि आपका पैसा कटा है कई बार। तो ये भी आप एसएमएस को भी आप ट्रांजैक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो अवेयरनेस के लिए आएगा। मैं अब एक केस पे चलता हूँ, एक केस और है उस पे चलता हूँ। डॉक्टर मुकेश शुक्ला हैं, ये ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मुकेश शुक्ला का केस क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। 21 लाख रुपए की इनसे ठगी हो गई और साइबर अपराधी पुलिस बनकर इनसे बात करते रहे और इनको समझ नहीं आया क्योंकि इनको मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया गया और उस डर में, उनके झांसे में आकर इन्होंने अपने पैसे गंवा दिए। क्या हुआ था डॉक्टर शुक्ला आपके साथ? हाँ,
हाँ सर, अभी ये 29 नवंबर की बात है। सुबह 10:30 बजे मैं हम रोज की तरह अपने काम में लगा था। एक कॉल आता है, उसने कॉमन कॉल समझ के मैंने उसको उठाया। उन्होंने बोला मैं IT डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, फलाना साहू बोल रहा हूँ, आपके अगेंस्ट जो है केस, आप ऐसे SOP यूज नहीं करते अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या? मैंने कहा मैं समझता नहीं हूँ, समझा नहीं क्या हो। बोले आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, आधार और वगैरह वगैरह जो आपकी ID सारी यूज हो रही हैं, और आपने एक महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खोल रखी है जो कि दिल्ली में चल रही है, और उसमें आपके बहुत कुछ आपका रिकवरी बन रही है, और आपके अगेंस्ट केस भी हो रहा है। तो मैंने कहा मैं तो समझता नहीं इन सब चीज़ों को। बोले आप अगर नहीं समझते तो आपके अकाउंट से 90 लाख समथिंग रुपीस निकलने वाले थोड़ी 1 घंटे में। तो मैंने कहा मेरा कोई इस तरह का अकाउंट भी नहीं है, मैं तो समझता नहीं हूँ। बोले नहीं समझते तो आप इसके लिए लायबल तो हैं और आपके अगेंस्ट कार्रवाई होने वाली है, और आप कंप्लेंट दर्ज करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? मैंने कहा मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, और वो भी आपका केस दिल्ली में रजिस्टर होगा। मैंने कहा मैं दिल्ली भी नहीं पहुँच सकता हूँ इतनी जल्दी। तो बोले ठीक है, तो मैं आपको एक सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ, और एक आपसे सज्जन मिलेंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो फ़ोन उसने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है अजय शर्मा नाम का, सब इंस्पेक्टर बन के, बोलता है मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, और आपने भी फलाने व्यक्ति से कोई अप्रोच की होगी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है, और आपके अगेंस्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना हुआ है, और उसमें कई करोड़ रुपए का आपने लेन देन किया है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में लगे हुए हैं। और तुरंत उसके बाद उसने मेरे पास एक मोबाइल पर वो भेज दिया, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड, लिंक भेज दिया आपको? नहीं, एक कार्ड जो जिसमें बैंकों में यूज करते हैं हम लोग, ATM के अलावा, जो भूल गया, क्रेडिट कार्ड। उसमें मेरा नाम एम्बोज था, बाकायदा ICICI बैंक का था, और उसमें बहुत सारे नोटों की गड्डियां लगी हुई थी, और एक मनीष नाम का व्यक्ति था। बोले ये फ्रॉडर है, इसको पकड़ा गया है, और इसने, ये आपका साथी है, इसके साथ मिलकर आपने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और आप थोड़ी देर में ही, आप कुछ दिन में ही आप अरेस्ट होने वाले हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आप अपनी जांच वाच करवाइए, और हमारे सीनियर, आप कहें आपसे सीनियर एक CBI चीफ है सूद, वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद CBI सूद का भी फिर सामने आ गया। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ले लिया, और मैं सब घबरा गया। पूरे घर की पूरी जानकारी मांगी उन्होंने, सारे कैमरेज वगैरह देखे, कहाँ आपके सर्विलेंस लगे, और आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप यहीं रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। मेरी बिटिया भी बीच में आई, तो मैंने उससे भी बात नहीं की। वेदभूषण जी, जरा इस पूरे पैटर्न को समझिए और समझाइए। क्या कोई थाने से कॉल करके ये बताया जाता है आपके खिलाफ वारंट जारी होने वाला है, बात कर लीजिए या गिरफ्तार, ऐसा होता है क्या? पुलिस ऐसा करती है? कोई इस तरह का कभी नहीं होता सिस्टम, पुलिस सिस्टम के, राइट, यही समझना है। चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कभी नहीं बताते कि आपको अरेस्ट करने वाले हैं, आपके वारंट है, आपके खिलाफ FIR हो गई। यदि उनको कोई एक्शन लेना है तो प्रॉपर एक नोटिस दिया जाएगा, उसको सर्व किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या किया जाएगा, उसको डिफेंस का मौका दिया जाएगा कि क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह का यदि अपराध हुआ है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग, चाहे लोकल पुलिस है, CBI है, IB है, या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पूरी अपॉर्चुनिटी देती है आपको अपना पक्ष रखने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, तभी वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचती है, क्योंकि अदालतों के अंदर उनको जवाबदेही होती है। परंतु ये चूंकि फ्रॉडस्टर है, ये कॉल जो है नकली उद्देश्य से, गलत उद्देश्य से क्रिएट की गई हैं, बनाई गई हैं, तो ये जो फ्रॉडस्टर है बहुत चतुर, चालाक और शातिर होते हैं। अब मैं अगले केस स्टडी की तरफ बढ़ रहा हूँ। हमारे साथ अब विनोद कुमार भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। इनके साथ क्या हुआ था, पहले ज़रा इनके बारे में आपको मैं बता दूं, उसके बाद फिर इनकी ज़ुबानी भी समझूंगा। देश के जाने माने IT फर्म में ये कार्यरत, और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ये ठगे जाते हैं। न्यूज़ नेशन पर इन्होंने फ़ोन करके मदद मांगी। नोएडा के निवासी हैं, नोएडा पुलिस ने साइबर फ्रॉड से इनको राहत दिलवाई। अब पूरा वाकया ये बताएंगे। कितने लाख की ठगी होने वाली थी? 29 लाख की? मेरे साथ 29 लाख की ठगी होने वाली थी। अच्छा, वो कैसे बच गए आप? मेरे पास जो अमाउंट था वो सारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड था, और पहले मुझे एक कॉल आती है, ये 5 जुलाई की बात है। 5 जुलाई में 3 बजे के बाद करीब की बात है। उस टाइम मैं एक ऑफिस कॉल से था, थोड़ा सा स्ट्रेस था, तो उसके बाद मैंने एकदम तुरंत मेरे पास कॉल आती है, मैं कॉल रिसीव करता हूँ। तो कॉल में एक IVR कॉल थी, वो उसमें बोला गया था कि आपका एक पार्सल है जो कि अनडिलीवर्ड हुआ है,
और ये भी कैंसिल है। इसकी जानकारी लेने के लिए आप और एक नंबर प्रेस कीजिए। जैसे मैंने वो नंबर प्रेस किया तो किसी एक एजेंट के पास वो जाता है तो बोलता है कि आपके कुछ ड्रग्स है, कुछ आपके नकली पासपोर्ट आपके सीज हुए हैं और आपको ये जो मुंबई पुलिस है आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब मैंने कहा कि हाँ मुझे कराओ, क्या इसमें क्या मतलब मेरा कैसे आया, मैंने तो कोई ऐसा भेजा नहीं है। तब उन्होंने कहा कि नहीं आप मुंबई पुलिस से कांटेक्ट कर लो और जो भी होगा आपका वो बता देंगे अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो। जब मैंने उनके पास उन्होंने तुरंत एक कॉल ट्रांसफ़र की और उस टाइम तक वो इतना मैनिपुलेट कर चुके थे मुझे कि मुझे समझ में नहीं पाया कि उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र की है, जबकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कॉल ही की है उनको, मतलब मैंने उन्हें कॉल की है। उसके बाद कॉल वो कोई पुलिस बन के उठाता है, वो बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आपके स्टेटमेंट ले लेता हूँ और आपकी मतलब मोरलेस वो स्टोरी सबकी लास्ट में एक ही पहुंच जा रही है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट लेते हैं। लेकिन फिर आप अपने आप को ट्रांजैक्शन करने से रोका या फिर आपने ट्रांजैक्शन कर दिया था? नहीं, ट्रांजैक्शन उन्होंने मुझे 36 आवर्स उन्होंने डिजिटल अरेस्ट रखा। 36 घंटे? हाँ, उस बीच में मैंने अपनी वाइफ से वॉशरूम में जा कर के मैंने बात की। मेरी वाइफ घबरा चुकी थी बहुत ज़्यादा कि हाँ ये क्या हो रहा है, कोई लीगल प्रोसीजर चल रहा है। फिर उसने मतलब वो डोर के बाहर से ही वो सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी। जब उसने बोला कि हाँ आपके पास अमाउंट कितना है, आप वो मुझे बताइए कि कितने अकाउंट आपके ऑपरेट हो रहे हैं। मैंने उसे अकाउंट बताया कि हाँ मेरे पास 4 अकाउंट है और मेरे पास इतना अमाउंट मेरे म्यूचुअल फंड में भी है। तो उन्होंने तुरंत मतलब तुरंत तो नहीं, आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी लिस्ट निकालते हैं और आपको फिर कुछ वो करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं आप एक काम कीजिए, हमें अभी और भी आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप जितना भी आपका फ़ंड है म्यूचुअल फंड में वो सारा का सारा आप विड्रॉ कर लीजिए। हाँ, आप लिक्विडेट करा लीजिए। तो आपने करा लिया था? मैंने करा लिया सारा लिक्विडेट। यानी वहाँ तो आपने नुकसान झेल ही लिया? हाँ, वो लिक्विडेट मैंने करा लिया। उसके बाद जो मेरी वाइफ थी वो रोने लगी, मैं भी रोने लगा। फिर वो जो से रोते रोते बाहर आई तो एक प्रशांत जी थे, मेरी सोसाइटी में ही रहते थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो फ्रॉड हो रहा है आप लोगों के साथ और आप रुकिए मैं भी बुलाता हूँ। तभी उन्होंने न्यूज नेशन की टीम बुलाई और न्यूज नेशन ने फिर मेरी हेल्प की और उससे तुरंत बाद पुलिस भी आ गई। देखिए, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, न्यूज़ नेशन इसलिए चाहता है कि आप अवेयर रहें, क्योंकि हर कोई प्रशांत बन के शायद विनोद के पास नहीं पहुँच पाता या आप में से कई लोग जो है उनके पास नहीं पहुँच पाएगा जो तुरंत न्यूज़ नेशन से कनेक्ट कर पाए। इसलिए न्यूज़ नेशन आपके घर पर पहुँच रहा है और आपको सतर्क कर रहा है कि आप अपने आप को समझदार बनाइए, इस टाइप के कॉल से बचिए। ऐसा कोई नियम नहीं है हमारे देश में, कोई कानून ऐसा नहीं कहता है कि आपको फ़ोन करके वारंट और धमकी दी जाए और ये कहा जाए कि आपने कुछ गलत किया है। अगर आपने क्राइम किया होगा तो उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी, लेकिन वो हो सकता है पुलिस वाले आपके घर पे दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद सब कुछ लीगल वे में होता है। अब इकरार साहब की ही कहानी को मैं आपको बता दूं, इनके साथ भी ठगी हो गई। इकरार साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में है, 2,60,000 रुपये ये अपना गंवा चुके हैं। फरीदाबाद के निवासी हैं। 2,60,000 रुपये मैं डिटेल बता रहा हूँ, हुआ क्या था, आपने क्यों गंवा दिए 2,60,000 रुपये। और मैं कहूँगा सिर्फ 2,60,000 या 21 लाख 83 लाख हो रहा है, तब तो उस मामले में आप समझदार है। शिल्पी ने भी 6.5 लाख गंवा दिए थे। मेरे अकाउंट में उतने ही पड़े हुए थे। अच्छा, इतने ही थे इसलिए वो सारे लूट गए। मतलब वो सोचिए आपके लिए 1 रुपये भी नहीं छोड़ने को तैयार है। आप क्या करेंगे भूल जाइए। लेकिन आपके साथ हुआ क्या फिर? मैं अपनी कंपनी के कैंटीन में लंच कर रहा था, उस टाइम पर मुझे एक फ़ोन आया। तो वो बोलने लगे कि आपके आधार कार्ड से मुंबई में एक दूसरा नंबर लिया गया है और उससे लोगों को ऑब्सीन और गलत मैसेजेस जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये वाला आपका नंबर बंद हो जाएगा जिससे पे बात हो रही है। सेम कहानी है जो कृष्णा दास जी की थी कि आपके नंबर से, और ऑलमोस्ट सबकी स्टोरी वही रही। और कितने घंटे आप डिजिटल अरेस्ट रहे इकरार? मैं पहले 14 अक्टूबर को लगभग 3 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहा और फिर 15 अक्टूबर को 3 घंटे। तो इस बीच का जो समय मिला था, इस बीच में आपने ये बात किसी से शेयर नहीं की? मुझसे उन्होंने कहा कि ये नेशनल सीक्रेट है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिखा रहे थे कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है जेट एयरवेज के मालिक के अकाउंट से, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। आपका अकाउंट है तो आपने अकाउंट भी चेक नहीं किया? मुझे वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भेजी पर वो मुझे कुछ समझ में नहीं है उस टाइम पर।
तो अब तो ऑनलाइन अकाउंट को ऑनलाइन चेक कर सकते थे ना। वो कैनरा बैंक का अकाउंट दिखा रहे थे। वो मेरा कैनरा बैंक का अकाउंट मैंने कई साल पहले 4-5 साल पहले बनवाया था, लेकिन उसकी पासबुक कुछ भी मेरे पास यूज़ में नहीं थी उस टाइम पर, इसलिए मैं चेक नहीं कर पाया। आपने चेक नहीं किया, लेकिन आपके पास इतना वक्त था कि आप अगर दूसरों से भी कंसल्ट शेयर करता अगर मैं, तो शायद ऑफिस में मुझे लोग बता देते कि ये फ्रॉड है। वो मैंने शेयर नहीं किया। मुझसे वो कह रहे थे नेशनल सीक्रेट है ये। किसी वीडियो कॉल पे मेरे से कह रहे थे कि चारों तरफ घुमा कर दिखाओ कैमरा को कि कोई तुम्हारे आसपास नहीं बैठा हुआ है। तो वो मैंने दिखाया, तो वो लोग श्योर थे कि ये इसके आसपास कोई नहीं है। अब ऐसे एक के बाद एक कई केसेस हैं। इन केसेस को दिखाने का हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि इनसे देखकर सीख लीजिए, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने समझदारी और सूझबूझ से अपने आप को बचा लिया ठगे जाने से, और कुछ ने ठगने के बाद अपने आप को, अपने पैसे गंवाने के बाद अलर्टनेस फिर भी दिखाई और अपने पैसे वापस भी ले लिए, और किसी ने आखिरी लास्ट पॉइंट पे पहुंचकर सूझबूझ के साथ हमसे संपर्क किया और वो क्राइम से बच जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सब कुछ गंवा दिया और इंतजार कर रहे। पैसे तो नहीं मिले इकरार साहब अभी तक आपके? अब 30 सेकंड में अपने एक्सपर्ट्स के पास चलूंगा, उनसे फाइनल कमेंट लूंगा। सबसे पहले साक्षर, अब बताइए ऐसे केसेस में क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है, आज हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं मानता हूं अवेयरनेस यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। जब हम यहाँ डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो क्रिमिनल्स कुछ और नई प्लानिंग कर रहे हैं। तो आम जनता को एक मेरा मैसेज है कि आप अवेयर रहें जो आपके आसपास साइबर क्राइम हो रहे हैं, लेकिन कभी भी ये ना सोचें कि हमें सब पता है। आप देखिए, हर हफ्ते हर महीने कुछ नए नए क्राइम आते रहेंगे, तो रेगुलर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। वेदभूषण जी, देखिए, जो साइबर क्राइम है उसके बारे में जो आईटी एक्ट है या भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो बहुत लचर हैं और बहुत कमज़ोर हैं, और इन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा इस तरह के अपराधी उठाते हैं। इसलिए आपको ही जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को अपडेट रखें। तमाम जिस तरह की भी जानकारियाँ सोशल मीडिया से, अखबार से, तमाम चीज़ों से आपको आ रही हैं, अपने आप को इस युग में रखें। आज में जिएँ, विगत में ना जिए, तभी आप इन चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे। अपनी मेहनत की कमाई, अपना मेहनत का पैसा बचा पाएंगे। गोस्वामी जी, फाइनल कमेंट 30 सेकेंड सर। देखिए, मैं तीन चीज़ें बताना चाहूँगा कि पहली बात है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत सतर्कता के साथ व्यवहार करें। अक्सर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने फ्रेंड्स बनाते रहते हैं, अनावश्यक फ्रेंड ना बनाएं, सोच समझ करके फ्रेंड बनाएं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी किसी भी टाइप का क्राइम हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, विशिंग हो, फिशिंग हो, कुछ भी है, उसमें कभी भी आप अपनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर की और डिटेल्स, आप अकाउंट की डिटेल, OTP। एक मैं और कहना चाहूँगा, जो QR कोड होता है, QR कोड से केवल आप पैसा भेज सकते हैं। QR कोड से आपको पैसा कभी वापस नहीं मिलता है। QR कोड के भी बहुत सारे केस हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए हैं पुलिस में। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही अगर आपको कोई घटना आपके साथ हो जाती है तो आप तुरंत उसको 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर आप सूचित करें, लोकल पुलिस स्टेशन को बताएं, अपने बैंक को तत्काल सूचित करें। सभी के टोल नंबर होते हैं और ये नंबर आप अपने पास रखें। हर सजग नागरिक को इन नंबर का बहुत बहुत शुक्रिया गोस्वामी साहब आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, वेदभूषण जी आपका भी, साक्षर आपका भी। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए, क्योंकि आप जितना अपने आप को अवेयर रखेंगे ना उतना अलर्ट रहेंगे। क्योंकि आप हो सकता है अपने काम में बिजी हैं, लेकिन वो जो ठग है ना उनका काम यही है कि उस व्यस्तता में आपसे अपना काम वो कैसे निकाले, और उस चतुराई के साथ वो हर एक छोटी और बड़ी चीज़ों पे वर्क करके आपको लूटने की तरीके पे काम करते हैं। इससे सजग रहिए, हम आपके साथ हैं, हमारी मुहिम हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेगी। आपसे जुड़े मुद्दों को हम इस पंचायत में उठाते भी रहेंगे। ख्याल रखिए। नमस्कार।